एओर्टिक वाल्व की, कि अगर फॉर एग्जांपल किसी बंदे को एओर्टिक वाल्व का मसला बन जाता है तो क्या होता है जी, यानी कि अब हम वाल्वुलर डिजीज जैसा कि डिस्कस कर रहे हैं और इसमें से जो हम डिस्कस करेंगे अब आपका होगा कि मेनली आपकी एओर्टिक वाल्व अगर इन्वॉल्व होता है तो क्या होता है, और एओर्टिक वाल्व के अंदर से भी हम जो डिस्कस करेंगे वो क्या होगा आपका एओर्टिक स्टीनोसिस, हम डिस्कस करेंगे कि एओर्टिक स्टीनोसिस क्या होता है। ठीक है, तो देखें जो एओर्टिक स्टीनोसिस होती है इसके बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए कि आपका एक तरह का एक वाल्व होता है जिसको हम कहते हैं एओर्टिक वाल्व। ये सिंपल बातें हैं, जिस बच्चे ने पहला फिजियो वाला लेक्चर लिया होगा ना उस बच्चे के लिए ये चीजें समझना बहुत इजी होगी। ये वाला टॉपिक एओर्टिक स्टीनोसिस वाला बहुत इजी होगा जिस बच्चे ने फिजियो की क्लास ली होगी। तो देखते हैं कि एओर्टिक स्टीनोसिस होता क्या है। देखें ये आपका एओर्टिक वाल्व है। एओर्टिक स्टीनोसिस में हम ये देखते हैं ये आपका एट्रियम है, ये आपका वेंट्रिकल है। ठीक है, और आपका यहाँ पर वेंट्रिकल और एओर्टा के दरमियान में जो वाल्व होता है उस वाल्व को कहते हैं एओर्टिक वाल्व। क्या कहते हैं आपका एओर्टिक वाल्व। ठीक है, अगर फॉर एग्जांपल 1 सेंटीमीटर से भी ये तंग हो जाए, 1 सेंटीमीटर से भी ये तंग हो जाए तो हम इसको कहते हैं कि ये स्टीनोसिस हो चुकी है। ठीक है, आपने कहना स्टीनोसिस हो चुकी है। अब मेरी बात को थोड़ा सा गौर कीजिएगा, ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि हाँ जी जनाब ये मोस्टली स्टीनोसिस किन के अंदर हम देखते हैं, ये मोस्टली स्टीनोसिस हम उन बंदों के अंदर देखते हैं जिनकी उम्र ज्यादा हो, नियरली अबाउट 60 ईयर्स के राउंड अबाउट हम देखते हैं कि जिन बंदों की उम्र जो होती है ना 60 ईयर्स वहां पर होती है। ठीक हो गया, उसके बाद इसके अंदर सिम्टम्स कौन कौन से होते हैं, मतलब कि एओर्टिक स्टीनोसिस के अंदर आपको सिम्टम्स कौन कौन से होते हैं आपने कहना है इसके अंदर जो हम सिम्टम्स देखते हैं वो होते हैं सैड वाले। कैसे, फॉर एग्जांपल सिंकोप, फॉर एग्जांपल एक तरह का क्या होता है एंजाइना। ठीक हो गया, फॉर एग्जांपल डिस्निया। मेरी बात को गौर कीजिएगा, बहुत बहुत ज्यादा मेन इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है। ठीक है, ये आपने सिम्टम्स देखने, ये मैं सैड क्यों जल्दी में बता रहा हूँ क्योंकि ये मैंने फिजियो के अंदर बताया हुआ, अभी थोड़े दिन पहले हमारा लेक्चर हुआ था। एस से सिंकोप, ए से एंजाइना, डी से डिस्निया। ठीक हो गया, वो बंदा जो होगा उसको एक तरह का सिंकोप हो सकता है, एंजाइना हो सकता है, डिस्निया हो सकता है। ठीक हो गया, उसके बाद और कौन कौन सी चीजें होती हैं इसके बाद आप लोगों को पता हो कि उसके अंदर जनाब आपकी कैल्सिफिकेशन होती है। क्योंकि आपकी कैल्सिफिकेशन होती है मोस्टली 60 इयर्स एज का बंदा जिसको सिंकोप है, एंजाइना है, डिस्निया है, वो इमरजेंसी डिपार्टमेंट में आता है, एओर्टिक वाल्व की स्टीनोसिस हो चुकी है। क्यों हुई है जनाब, कैल्सिफिकेशन है। ठीक होगा, यहां तक बातें पता कंफर्म। और जो इसके अंदर जो मेनली आपकी और क्या कॉजेज होती है, कभी अगर फॉर एग्जांपल यंग जो बच्चा होगा उसमें जो एओर्टिक स्टीनोसिस होने के चांसेस तब होते हैं जब आपका एओर्टिक वाल्व क्या होते हैं उसके 2 कस्प हों, 3 कस्प ना हो। ठीक हो गया, तब ये होते हैं। बाइकस्पिड जब वाल्व होता है तब होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। तो एओर्टिक स्टीनोसिस हम डिस्कस कर रहे थे कि एओर्टिक स्टीनोसिस क्या होता है। देखें सिंपल सी बात है, एओर्टिक स्टीनोसिस के बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए कि ये फॉर एग्जाम्पल एट्रियम है, ये आपका वेंट्रिकल है, ये आपका जो एओर्टिक वाल्व होता है ये जरूरत से ज्यादा तंग हो जाता है। जब ये तंग होता है तो उसके नतीजे में ये तंग होता किन लोगों में है, ये मोस्टली तंग होता है जब बंदे की उम्र तकरीबन 60 इयर्स के राउंड अबाउट होती है। ठीक हो गया, और यंग बंदों में अगर होगा तो वो जनाब ये तब होगा जब यहाँ पर 2 कस्प होंगे, बाइकस्पिड होगा। मेनली ये जो होता है वो आपका ट्राइकस्पिड होता है, बाइकस्पिड नहीं होता। तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि जो मेनली होता है वो कौन सा होता है। आपने कहा जो मेनली आपका वाल्व होता है वो आपका बाइक ट्राइकस्पिड होता है, बाइकस्पिड नहीं होता। और अगर फॉर एग्जांपल 60 इयर्स वाले बंदे के अंदर आपका एक तरह का मोहम्मद हसीब साहब की, अच्छा जी, अगर फॉर एग्जांपल 60 इयर्स जिन बंदों की उम्र है अगर उनके अंदर ये हो रहा है तो उनके अंदर कुछ सिम्टम्स होंगे। वो सिम्टम्स कौन से होते हैं उनको याद करने का तरीका है आपका एस से डी सैड। एस से होता है सिंकोप, क्या होता है आपका सिंकोप। उसके बाद ए से जो होता है उसको हम कहते हैं एंजाइना, और उसके बाद डी से जो होता है उसको हम कहते हैं डिस्निया। ठीक होगा, ये मोस्टली सिम्टम्स ये अपीयर होते हैं बंदे के अंदर। उसके अंदर बात आप लोगों को पता होना चाहिए कि एक ना फॉर एग्जाम्पल अगर तो ये वाल्व किसी कैल्शियम की वजह से कैल्सिफिकेशन हुई है, अगर यहाँ पर कैल्सिफिकेशन हुई है तो यहाँ पर एक मैकेनिज्म होता है, उस मैकेनिज्म को कहते हैं वियर एंड टीयर मैकेनिज्म। क्या कहते हैं आपका वियर एंड टीयर मैकेनिज्म। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। इस मैकेनिज्म का जो नाम होता है उसको हम कहते हैं वियर एंड टीयर मैकेनिज्म। आपके यहाँ पर जो मैकेनिज्म उसको हम कहते हैं वियर एंड टीयर मैकेनिज्म। अगर फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर एक तरह का रिमेटिक फीवर की वजह से हुआ है, अब फॉर एग्जांपल हमको तो नहीं ना पता कि ये वाल्व आपके रिमेटिक फीवर की वजह से हुआ है या फिर आपका वैसे ये यानी कि शुरू से ही ऐसे है, ये इसका मसला रूमेटिक फीवर का नहीं है, रूमेटिक फीवर के अलावा और दूसरा ये मसला है। तो हम कैसे उससे डिफरेंशिएट कर सकते हैं। तो मेरी बात को गौर करना है कि जब भी रूमेटिक फीवर की वजह से आपका एओर्टिक वाल्व इन्वॉल्व होगा ना तो उसमें मिट्रल वाल्व लाजमी इन्वॉल्व होगा।
मिट्रल वाल्व लाजमी इन्वॉल्व होगा। मतलब कि आपके पास एक पेशेंट आता है, उसको एओर्टिक स्टेनोसिस है, ठीक है, आपको डिफरेंशिएट करना है कि हाँ जी जनाब इसको रूमेटिक फीवर की वजह से तो एओर्टिक स्टेनोसिस नहीं हुई। तो आप इसको जब डिफरेंशिएट करोगे कि यार इसको एओर्टिक स्टेनोसिस की वजह से एक तरह की एओर्टिक रूमेटिक फीवर की वजह से एक तरह की एओर्टिक स्टेनोसिस नहीं हुई, तो फिर क्या इसका हल होता है? इसका हल ये होता है कि आपने मिट्रल वाल्व चेक करना होता है। अगर तो मिट्रल वाल्व भी डैमेज है, उसके बाद आपका एओर्टिक वाल्व डैमेज हुआ है, तो आपने कहना कि इसका कॉज मोस्ट प्रोबेबल जो है वो कौन से, आपका रूमेटिक फीवर हो सकता है। लेकिन अगर सिर्फ और सिर्फ आपका एओर्टिक वाल्व भी इन्वॉल्व है और आप देखते हो कि मिट्रल वाल्व को तो कोई मसला नहीं है, और आपने देखा कि यार मिट्रल वाल्व तो वेल एंड गुड है, उसको किसी तरह का कोई मसला नहीं है, तो फिर आपने कहना कि ये और वजह से हो सकता है। कौन सी वजह भाईजान? फॉर एग्जाम्पल हाइपरटेंशन हो सकती है, वियर एंड टियर मैकेनिज्म उसको हम कहते होते हैं। ठीक हो गया जी। अब हम आते हैं कि फॉर एग्जाम्पल इसके अंदर और कौन कौन सी चीजें होती हैं। देखें, ये जो फेज थी, यहां पर आपका एक तरह का ये रास्ता बंद है। जब ये रास्ता बंद है तो आपका वेंटिकल ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट होगा कि नहीं होगा? सिंपल सी बात है, वेंटिकल कॉन्ट्रैक्ट होगा। जब आपका ये वेंटिकल कॉन्ट्रैक्ट होगा तो इधर से ब्लड निकलेगा, लेकिन यहाँ पर रास्ता बंद है, तो जब रास्ता बंद है और ब्लड निकलेगा तो इसकी वजह से एक अबनॉर्मल साउंड हमें सुनाई देगी, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल तंग गली और आप उससे गुजर रहे हो तो आपके जो कपड़ों की आवाज आपको सुनाई देती है, फॉर एग्जाम्पल, ठीक हो गया। या पानी को देखें, फॉर एग्जाम्पल तंग सी जगह, उधर से पानी गुजर रहा है स्पीड के साथ, तो वहां पर भी सुनाई देगी। तो ऐसे ही हमारे दिल के अंदर भी होता है, और ये जो आवाज सुनाई देती है ये अबनॉर्मल होती है, और इस साउंड को कहते होते हैं आपका एक तरह का इजेक्शन सिस्टोलिक, ठीक हो गया, क्रीसेंडो डीक्रीसेंडो मरमर। क्या नाम दिया जाता है इसका? इजेक्शन सिस्टोलिक, इजेक्शन सिस्टोलिक क्रीसेंडो, क्रीसेंडो, उसके बाद आता है आपका डी क्रीसेंडो मरमर। ठीक हो गया। तो ये जनाब आपका मरमर हम देखते हैं। आपने कहा कि यार ये हमने ना एक तरह की अबनॉर्मल साउंड सुनी है। उसके बाद ये जो साउंड होती है, ये बेस जो होता है ना, हार्ट की बेस वहां पर ज्यादा होती है, और ये करोटिड की तरफ बहुत ज्यादा जा रही होती है। कहाँ जाती है? आपके करोटिड की तरफ जाती है। आपने कहना ये करोटिड की तरफ बहुत ज्यादा जा रही होती है, ठीक है। अब देखें, फॉर एग्जाम्पल आपने देखा कि ये बंदा था जिसको एओर्टिक स्टेनोसिस था। बात को गौर करना है, समझने वाली ये बात, और इसको थोड़ा सा देखना है, ठीक हो गया। देखें, सबसे पहले क्या था? एओर्टिक स्टेनोसिस। एओर्टिक स्टेनोसिस का मतलब क्या होता है? एओर्टिक स्टेनोसिस का मतलब ये होता है कि आपका हार्ट का वाल्व का एक तरह का तंग हो जाना। अगर आपका हार्ट का वाल्व एक तरह का तंग होता है तो इसका मतलब क्या होता है कि आपके वेंटिकल से ब्लड बाहर नहीं जा रहा। जब आपके वेंटिकल से ब्लड से इतना बाहर नहीं जाएगा तो आपका वेंटिकल ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट करेगा। जब आपका वेंटिकल कॉन्ट्रैक्ट करेगा और इधर से ब्लड बाहर निकलेगा तो इधर से आपकी एक नॉर्मल साउंड सुनाई देती है। उस साउंड का नाम होता है इजेक्शन सिस्टोलिक क्रीसेंडो डीक्रीसेंडो मरमर उसको कहते हैं, ठीक हो गया। और ये जो साउंड होती है ये जनाब आपके हार्ट की बेस पर और आपका जो करोटिड एरिया होता है वहां पर माइग्रेट कर रही होती है, वहां पर एक तरह का भाग रही होती है, आपने ये कहना, ठीक हो गया। उसके बाद क्या होता है? उसके बाद ये होता है कि आपका, अगर हम कॉम्प्लिकेशन में देखते हैं कि कॉम्प्लिकेशन के अंदर इसमें क्या होता है, ठीक है। कॉम्प्लिकेशन, इसकी जो कॉम्प्लिकेशंस होती है ना, उसमें ये होता है कि इसमें आपके हार्ट की हाइपरट्रॉफी हो जाती है, और इस हाइपरट्रॉफी को कहते हैं कॉन्सेंट्रिक हाइपरट्रॉफी। वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, समझिएगा। फॉर एग्जांपल मेरी बात को और करना, ये आपका एट्रियम है, ये आपका वेंट्रिकल है, ठीक है। आगे से रास्ता बंद है। जब आपका आगे से रास्ता बंद है तो आपका हार्ट का वेंट्रिकल ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट करेगा कि नहीं करेगा? भाई ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट करेगा। फॉर एग्जांपल आप रोजाना जाते हो जिम के अंदर, रोजाना बाइसेप की एक्सरसाइज करते रहते हो, अन्य लगे हुए हो, तो बाइसेप जो होगा वो एक्सरसाइज का बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, ठीक है। तो इसके अंदर क्या होगा कि हार्ट की वाल जो होगी वो ज्यादा साइज में बढ़ जाएगी। जब आपकी हार्ट की वाल ज्यादा साइज में बढ़ जाएगी, मुझे ये बताएं शाबाश, तो क्या इसके अंदर उतना ही ब्लड आएगा जितना कि पहले आता था? इसके अंदर ब्लड कम आएगा। इसके अंदर क्या होगा? एक तरह का ब्लड कम आएगा। जब इसके अंदर ब्लड कम आ जाएगा तो इसको हम कहते हैं कॉन्सेंट्रिक हाइपरट्रॉफी। ऐसी हाइपरट्रॉफी जो होती है जिसमें जनाब आपकी एक तरह की हार्ट की लेयर जो होती है वो साइज में बढ़ जाती है, और उसका जो अंदर वाला हिस्सा जो होता है वो तंग हो जाता है, उसको हम कहते हैं कॉन्सेंट्रिक हाइपरट्रॉफी। फॉर एग्जाम्पल समझिए, ये जनाब आपके एक तरह का नॉर्मल हार्ट का वेंट्रिकल था, ठीक हो गया। अब ये जनाब कॉन्सेंट्रिक हाइपरट्रॉफी के बाद हुआ क्या? फॉर एग्जाम्पल ये इस तरह, ठीक है। ये जनाब आपकी कंसेंट्रिक हाइपरट्रॉफी के बाद हुआ। ये जो हार्ट की वाल जो साइज में बढ़ी है ये हाइपरट्रॉफी की वजह से बढ़ी है, ठीक है। आपने इसको कहना कंसेंट्रिक हाइपरट्रॉफी, ठीक है। और ल्यूमन तंग हो जाता है, अब ब्लड इसके अंदर कम आएगा, सिंपल सी बात है। तो इसको हम कहते होते हैं कंसेंट्रिक हाइपरट्रॉफी। क्या कहते होते हैं? आपका कंसेंट्रिक हाइपरट्रॉफी कहा जाता है। ये आप देखते हो। दूसरी बात आपने देखनी है, देखें कि फॉर एग्जाम्पल जब आप एक तरह की एक्सरसाइज करते हो, ठीक हो गया, जब आपकी एक तरह की एक्सरसाइज करते हो, तो जब आपका एक्सरसाइज होगी, ठीक हो गया, तो आप लोगों को पता है जब आप रनिंग करते हो तो रनिंग के दौरान आपका जो बॉडी के जो पार्ट्स होते हैं उनको ब्लड चाहिए होता है ज्यादा कि नहीं चाहिए होता है?
उनके बॉडी को पार्ट्स को ब्लड ज्यादा चाहिए होता है कि नहीं चाहिए होता? फॉर एग्जाम्पल आपने रनिंग की, रनिंग जैसे करते हो तो आपका ब्रेन हो गया, आपकी बॉडी के स्केलेटल मसल्स हो गए, उन सबको ब्लड चाहिए क्योंकि आपने मूव करना है, भागना है। तो इसके अंदर क्या होगा कि जैसे बंदा भागेगा तो बंदे की जो कंडीशंस होगी उसको क्या होगा, एक तरह का एंजाइना होगा, सिंकोप होगा, एक्सरसाइज, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज। अगर क्वेश्चन के अंदर पूछा जाए ना एंजाइना एंड सिंकोप विद एक्सरसाइज तो क्या है, तो आप लोगों ने कहना है कि ये जो है ये जनाब आपका एओर्टिक स्टेनोसिस का पेशेंट है। ये किसका पेशेंट है? आपका एओर्टिक स्टेनोसिस का पेशेंट। अगर फॉर एग्जांपल किसी बंदे को भागने पर पेन होती है ना, ठीक होगा, तो वो किसका पेशेंट हो सकता है? वाल्वुलर पेशेंट, मैं कह रहा हूं वाल्वुलर पेशेंट जो होगा वो एओर्टिक स्टेनोसिस का होगा, ठीक है। नंबर थर्ड हम किसकी बात पर आते हैं, वो क्या होता है, मेरी बात को गौर कीजिएगा। आपके जो आरबीसी होते हैं वो कैसे होते हैं, वो इस तरह के होते हैं, बाइकनकेव होते हैं, ठीक है। अब आप खुद सोचें अगर ये वाल भी तंग है, इसमें से जब आरबीसी आपके गुजरेंगे तो क्या आरबीसी इजीली गुजर जाएंगे? आपके आरबीसी तो गुजरेंगे नहीं, ये वाल भी आके आपके आरबीसी को तोड़ता जाएगा। जब आपके आरबीसी टूटेंगे तो आरबीसी का लेवल कम होगा कि ज्यादा होगा? भाई सिंपल सी बात है, लेवल कम होगा। अब ये कोई चीज जब टूटती है इस कंडीशन को कहते हैं हीमोलाइटिक, हीमोलाइसिस, ठीक है, तोड़ने को, ठीक हो गया। और इसके बाद क्या होता है कि जनाब आपके आरबीसी जब कम होंगे उसको हम मेडिकल टर्म में कहते हैं अनीमिया। तो इसकी वजह से क्या होगा, आपका हीमोलाइटिक अनीमिया हो जाएगा। माइक्रो एंजियोपैथिक हीमोलाइटिक अनीमिया मोस्टली होता है, ठीक हो गया। तो आपने कहना है हीमोलाइटिक अनीमिया हो जाएगा, तो इसका ट्रीटमेंट क्या है? भाईजान वाल्व को बदल दो तो ठीक हो जाएगा, वरना इसका कोई इलाज नहीं होता, ठीक है।